Hello everyone, hey, I'm back with the video lecture and today we're going to discuss the technique of resisted exercises. Majorly एक बहुत important concept होता है जब हम कोई भी exercise discuss करते हैं वो होता है उसकी technique. सो टेक्निक बेसिकली आपको पता है कि हम यूज़ करेंगे क्यों क्योंकि हमने मसल की स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पावर को इंक्रीज कराने का तरीका सीखना है, ठीक है। किस तरह हम इफेक्टिवली हम उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है। ये चीज़ हमें देखनी है कि ये चीज़ हम टेक्निक के अंदर करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जब हम टेक्निक की बात करते हैं तो आपको पता है हमने हर टेक्निक में जैसे डिस्कस किया है, हम पहला पॉइंट स्टार्टिंग पोजीशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है कि आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस अप्लाई करने से पहले एक पेशेंट की पोजीशन, एक कंफर्टेबल, एक वेल सपोर्टेड पोजीशन जिसमें उसकी बॉडी कंप्लीटली स्टेबल हो और आपकी फोकस ऑफ मूवमेंट जहाँ पे आपने मूवमेंट परफॉर्म करानी है, वेदर कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी हैंड हो सकता है, आपका आर्म हो सकता है, आपका फोर आर्म हो सकता है, आपकी लेग हो सकती है, आपकी लोअर लेग, आपका थाई रीजन हो सकता है, वो आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, पेशेंट की रिक्वायरमेंट, पेशेंट को कहाँ मूवमेंट चाहिए उस एरिया पे, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक स्टेबल पोजीशन चाहिए होती है, वो स्टेबल पोजीशन आप पेशेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। अब अगर स्टार्टिंग पोजीशन पुअर होगी तो क्या होगी कि ना तो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और दूसरा दूसरा ये होता है कंपनसेटरी पैटर्न बनते हैं कि लाइक उसके साथ साथ जैसे नी जॉइंट की मैं मूवमेंट कराना चाहती हूँ तो मेरे पास हिप पे भी मूवमेंट हो रही है, एक्स्ट्रा मूवमेंट अगर हिप पे हो रही है, पेल्विस की हो रही है, तो दैट मीन्स कि बहुत अच्छे से मूवमेंट नहीं परफॉर्म होगी। तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं कि बेसिकली सिंपल एज दैट कि हमें एक स्टेबल स्टार्टिंग पोजीशन बनानी पड़ती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पोजीशन। सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं पैटर्न ऑफ मूवमेंट, पेशेंट का किस तरह की मूवमेंट परफॉर्म करनी है, पेशेंट को सिखाना बहुत ज़रूरी है, उसको क्लियरली ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि क्या मूवमेंट परफॉर्म हो रही है। अब क्या तो या तो मेजरली सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप पैटर्न पूरा सिखा दो पेशेंट को, ठीक है। अब आप कैसे कर सकते हो, या तो पैसिवली उसी पेशेंट के ऊपर कर दो, ठीक है, या आप अपना कोई अपने साथ कोई असिस्टेंट जो होता है आप उसको बोलो और उसकी हेल्प के थ्रू पेशेंट को दिखाओ कि मैं इस तरीके से आपका मूवमेंट परफॉर्म करूँगा। आपने क्या करना है कि आपने जो पेशेंट जो आपका दूसरा थेरेपिस्ट या असिस्टेंट परफॉर्म कर रहा होगा, आपने कहना है आपने ऐसी मूवमेंट परफॉर्म करनी है, ठीक है। या फिर आप फ्री एक्टिव एक्सरसाइज भी करा सकते हो, लाइक अपने ऊपर भी परफॉर्म डिमॉन्स्ट्रेट करके अपने ऊपर दिखा सकते हो, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास, इस तरह से आप सिखा सकते हो। और आप मल्टीपल ऑफ थिंग्स, ठीक है, आपके पास मेजरली इस पैटर्न का मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसी चॉइस करनी है कि पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है ना वो अचीव हो। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को चाहिए कि मैंने टाइपिंग करनी है और मेरा हर वक्त काम है, तो उसके लिए जो उसको मूवमेंट्स रिक्वायर्ड है, पर्पसफुल मूवमेंट्स, नेचुरल मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग हो, आपकी रेंज ऑफ मोशन सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन पे ना हो बल्कि एक स्पेसिफिक पैटर्न्स पे हो, ताकि आप पेशेंट की वो मूवमेंट अचीव करा सको, ठीक है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन से भी इंप्रूव होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप नहीं करवाओ, ठीक है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन हम मैक्सिमम ऑफ द पेशेंट्स में फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन ही करवाते हैं, ऐसी ही मूवमेंट्स परफॉर्म कराते हैं जो हमारी नॉर्मल फुल रेंज ऑफ मोशंस हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको नेचुरल पर्पसफुल मूवमेंट्स में ये हेल्प आउट होता है कि आपका आप जो होते हैं मल्टीपल, अब जो जो पेशेंट का टास्क है ना आप उसके अकॉर्डिंग करा सकते हो, ठीक है। जैसे पेशेंट को जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास जितने ज़्यादा करेक्ट मूवमेंट पैटर्न होगा ना उतनी ही मसल की एक्टिवेशन अच्छी होगी, मैक्सिमम होगी, प्रॉपरली होगी, ठीक है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी कि पैटर्न ऑफ मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ओके, थर्ड वन हमारे पास आ जाता है स्टेबलाइजेशन। अब जो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है ना, सिंपल इज दैट कि आपकी जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है या मसल जिस तरह से मूव करना चाहिए ना, वो कितना एफिशिएंटली मूव कर सकता है, उसको कितने अच्छे तरीके से एफिशिएंटली इम्प्रूव करा सकते हैं, उसके लिए हमें स्टेबलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। तो हम स्टेबलाइज क्या करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपने स्टेबलाइज क्या करना है, मेजरली आपने क्या करना होता है, ओरिजिन ऑफ मसल को स्टेबलाइज करना होता है। हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ओरिजिन ऑफ मसल्स को आपने स्टेबलाइज करना होता है। जब आप क्या कराते हो, कोई भी आप रेजिस्टेड एक्सरसाइज करते हो तो ओरिजिन ऑफ मसल को स्टेबलाइज करना होता है। अब आपको समझ आ गया कि क्यों ओरिजिन इंसर्शन इंपॉर्टेंट होती है जब हम एनाटॉमी को इतनी डिटेल में पढ़ते हैं। इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपकी एनाटॉमी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि वो किस मसल का ओरिजिन कहाँ से है, इंसर्शन कहाँ पे, ठीक है।
अब क्या होता है कि नेचुरल मूवमेंट्स क्या होती है ना, कि हमारे पास नेचुरल मूवमेंट्स में आपको पता है कि अगर मैं आपको सिंपल एक बात बोलूँ कि हम एल्बो की ना कंप्लीट कंप्लीट फ्लेक्शन करवाते हैं, ठीक है, आपने क्या किया रहा है, एल्बो की कंप्लीट फ्लेक्शन कराई, तो नेचुरल मूवमेंट्स में क्या होता है कि स्टेबलाइज आप 100% नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड हो गया, ठीक है, आपके पास मूव होती रहेगी, दैट मीन्स कि वो डायनामिक होती है, 100% फिक्स नहीं होती, बट स्टिल इट इज़ वेरी गुड कि आप स्टेबलाइज करो उसको, ठीक है, इतने अच्छे से स्टेबलाइज हो जाता है कि आपके मूवमेंट एफिशिएंटली परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल एक्टिंग जो स्टेबलाइजर मसल्स होते हैं ना, वो भी यूज़ होते हैं जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उसको भी यूज़ कर सकते हो आप एज अब आपको अगर जॉइंट्स है, जैसे अनवांटेड कोई भी जॉइंट्स है, तो उनके लिए क्या करते हो ना कि आप डिफरेंट तरह की चीज़ें यूज़ करते हो, एक तो आप अपने हाथ से कर सकते हो मैनुअली, ठीक है, मैनुअल फिक्स कर सकते हो, फिर दूसरा आप बेल्ट्स यूज़ करो, स्ट्रैप्स यूज़ करो, बहुत सी और चीज़ें यूज़ होती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत से डिफरेंट इक्विपमेंट्स डिवाइसेस यूज़ होती हैं स्टेबलाइजेशन के लिए, ठीक है, और साथ साथ क्यों क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने बेसिकली करेक्ट मूवमेंट करानी है, जिस स्पेसिफिक जॉइंट पे मूवमेंट हमें चाहिए ना, उसके अलावा और आसपास किसी जॉइंट पे नहीं हो, जैसे मैंने आपको नी की एग्जांपल दी थी ना, नी के साथ हिप की या पेल्विस की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, और उनको स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बेल्ट्स मैनुअल फिक्सेशन आप यूज़ करते हो, ठीक है। स्टेबलाइजेशन के बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैकिंग ट्रैक्शन का। ट्रैक्शन क्या करती है ना, बेसिकली हेल्प करती है आपको इम्प्रूव करने में मसल की कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है कि आपके पास ट्रैक्शन मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, वो कैसे करती है, फॉर एग्जाम्पल हल्की सी आप स्ट्रेचिंग करो कॉन्ट्रैक्शन से पहले, तो क्या होता है कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जब हमारे पास स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है ना, तो वो इतने अच्छे से आपके पास प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन कराता है ना मसल, जितना शायद नॉर्मली आप बगैर किसी स्ट्रेचिंग के नहीं कर सकते, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट पे आप बहुत एग्रेसिव स्ट्रेच करो, ठीक है, स्ट्रेच का ये मतलब नहीं कहीं बहुत एग्रेसिव तरीके से, एक माइल्ड सा स्ट्रेच, एक जेंटल सा स्ट्रेच भी इनफ होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स को एक्टिवेट कराने के लिए, ठीक है। सो जेंटल स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थ्रू आउट द मूवमेंट ट्रैक्शन इतनी अच्छी रहती है ना कि लाइक आप मेंटेन रख सकते हो, कि आप जॉइंट की मूवमेंट में हेल्प कर सकते हो, मसल की टेंशन में मेंटेन कर सकते हो, इफेक्टिवनेस जो रेजिस्टेंस आप अप्लाई कर रहे हो उसकी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ये सारी चीज़ों के लिए ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम अलग वीडियोस में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ट्रैक्शन सिंपल, आप अगर सिंपल स्ट्रेचिंग भी दे रहे हो ना, वो भी सम काइंड ऑफ ट्रैक्शन होती है, जो हमारे पास एक्टिवेट करती है स्ट्रेस रिफ्लेक्स को, जैसे जिसको हम मायोट्रेटिक रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है, सिंपल इज दैट। अब हमारे पास आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट, दैट इज रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स जो है ना हमारे पास एक डिफरेंट, आपको पता है रेजिस्टेंस हम क्या करें, डिफरेंट मेथड से अप्लाई करें, और वो सारे मेथड्स क्या है, मैनुअल होगी, वेट्स हो गए, स्प्रिंग मशीन यूज़ कर लो, मैकेनिकल डिवाइसेस को यूज़ कर लो, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो रेजिस्टेंस ना आप हमेशा, आपको पता है कि आप उस मूवमेंट आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि आप पेशेंट की रेजिस्टेंस आप क्या करते हो, पेशेंट को रोकते हो ना, आपकी आपकी जो मूवमेंट है ना, वो पेशेंट की मूवमेंट को रेजिस्ट करने में काम करेगी, ठीक है। दैट मीन्स कि आपने पेशेंट ने कहाँ जोर लग, अगर पेशेंट फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने कहाँ पे क्या करना है, आपकी रेजिस्टेंस एक्सटेंशन की तरफ उसको लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली हमारे पास रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट कर रही होती है, ठीक है। हम रेजिस्टिंग फोर्स के पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ चुके हैं, इसलिए हम और नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि मैनुअल रेजिस्टेंस और मैकेनिकल रेजिस्टेंस, जैसे हमने कहा था, उनमें थोड़ा डिफरेंस ये था कि मैनुअल जो होती है ना, वो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से एंगल्स के साथ आप मैच कर सकते हो, उसकी मसल की स्ट्रेंथ आप देखोगे, पेशेंट की स्ट्रेंथ आप फील कर सकते हो, उसको फिर अच्छे से मैच कर सकते हो डिफरेंट एंगल्स से। मैनुअल के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इसका ये एक नुकसान होता है कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते कि आप कितनी रेजिस्टेंस डाल रहे हो, लाइक हाफ के जी है, 1 kg है, ये आप मेजर नहीं कर सकते थे। लेकिन मैकेनिकल नहीं होता, आप मेजर इजीली कर सकते हो रिकॉर्डिंग्स के लिए, जब हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रोग्रेस प्लान्स बनाने होते हैं, उनमें डिवाइसेस बहुत यूज़ होती है ताकि देख सकें कि हाँ कितना कितना पेशेंट प्रोग्रेस कर रहा है, तो उन केसेस में आप यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैनुअल रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि मैनुअल थेरेपिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक डॉक्टर जाना ही अपने हाथों की वजह से जाता है, तो ऑलवेज रिमेंबर जो काम आप अपने हाथों से कर सकते हो वो कोई डिवाइस कोई मशीन नहीं कर सकती, ठीक है। और मैं हमेशा फोकस ये करती हूँ कि आप मशीन्स की बजाय मैनुअल थेरेपी की तरफ फोकस रखो, तो आपके लिए बहुत पेशेंट इंप्रूव करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है वो ट्रीटमेंट गोल के ऊपर डिपेंड करती है, फॉर
मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्यों चाहिए आपको? ताकि स्ट्रेंथ और मसल के साइज़ को इंक्रीज़ कर सको, जैसे हमने पहले भी बात की थी। मैक्सिमम रेजिस्टेंस दोगे तो रिपिटेशन कम हो जाती है, ठीक है? तो पावर इम्प्रूव होगी, हाइपरट्रॉफी इम्प्रूव होगी। लेकिन मॉडरेट रेजिस्टेंस जब हम रिपिटेशंस के साथ देते हैं तो हमारे पास क्या रहता है कि हम लो या मॉडरेट देंगे तो हमारे पास रिपिटेशन ज़्यादा होंगी, तो हमारे पास एंड्योरेंस इंक्रीज़ होती है, ठीक है? सो मेजरली ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था और आज भी मैंने आपको दोबारा बता दिया कि हमारे पास किस-किस वजह से क्या होती है, और ये यहाँ पे आपके पास है, ठीक है? तो आप ये चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। सारी चीज़ें बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट यहीं से है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं नहीं डालती ज़्यादा, ठीक है? करेक्टर ऑफ द मूवमेंट बेसिकली क्वालिटी होती है आपके मूवमेंट की, ठीक है? कितनी मतलब क्वालिटी ऑफ मूवमेंट आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है? स्मूथ होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए, स्पीड जो होती है वो मसल के ग्रुप के उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, फिर जितनी रेजिस्टेंस लग रही है उसके अकॉर्डिंग स्पीड एडजस्ट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है? तो ये आप पेशेंट को भी सिखाते हो, खुद भी आप इतने कॉन्शियस तरीके से एक्सरसाइज करवाते हो ताकि पेशेंट को ये इशू ना आए। फुल रेंज ऑफ मोशन प्रेफर किया जाता है ज़्यादातर जब पेशेंट फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव कर चुका था उसके बाद ही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट की जाती है, ठीक है? रेजिस्टेंस जो होती है वो अप्लाई करी जाती है समटाइम्स पूरे कुछ पार्ट पे, समटाइम्स आइसोमेट्रिक करवा के फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे। बहुत मल्टीपल ऑफ द थिंग्स हैं इसमें, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट डिटेल्स में बाहर काफ़ी डिटेल में होता है, ये आप आगे 5 ईयर्स में बार बार रिपीट करोगे कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करते हैं, किस किस तरह से होंगी, ये चीज़ें क्यों होती हैं, ये चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है? ये आ गया था हमारे पास करेक्टर ऑफ द मूवमेंट, ठीक है? अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमारे पास आ जाता है रिपीटेशंस, ठीक है? रिपीटेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सिंपल इज दैट कि कोई फिक्स नंबर नहीं है कि रिपीटेशंस आपने हर पेशेंट पे ये देनी है, किस पे ये देनी है, किस पे। ये एज पे डिपेंड करता है, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, मसल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि रिपीटेशंस कैसी होनी चाहिए, ठीक है? अब जैसे आपको लो रेजिस्टेंस हाई रिपीटेशन हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास क्या होती है, पावर इंक्रीज करके। तो जब वीक मसल्स हैं उनमें आप काम करने के लिए कर सकते हो उसको यूज़। एल्डरली पेशेंट्स में, मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में आप जो होते हैं ना पावर इंक्रीज कराते हो, रेजिस्टेंस कम रखते हो लेकिन रिपीटेशन ज़्यादा रखते हो, ठीक है? लेकिन जब हाई रेजिस्टेंस लो रिपीटेशन यूज़ करोगे दैट मीन्स कि आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग कराना चाहते हो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रिपीटेशंस कम हो जाएंगी। सॉरी फॉर दैट, मुझे लगता है मैंने मिक्स कर दी। लो रेजिस्टेंस और रिपीटेशन ज़्यादा होती है तो वो इंड्योरेंस होगी, ठीक है? जैसे वीक मसल हो गई, एल्डरली पेशेंट्स हो गए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। और जब हाई रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं ना, जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगता है, रिपीटेशन कम होती है, तब पावर इंक्रीज होती है, ठीक है? और जब हम सर्जिकल केसेस में लेते हैं या पोस्ट ट्रॉमेटिक केसेस होते हैं ना, ठीक है? जब सर्जरी के बाद कोई आपके पास आया, कोई ट्रॉमा हुआ है, तो उन केसेस में आप क्या करते हो, एंड्योरेंस ट्रेनिंग कराते हो, ठीक है? और जब आपके पास बहुत एजी पेशेंट हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह हो तो आप उसमें एंड्योरेंस ट्रेनिंग कराते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने आगे पेशेंट की ट्रेनिंग सेलेक्ट करनी होती है, पेशेंट के प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम डिज़ाइन करने होते हैं।